Dear student, this is Anshuman sir, and today we are going to discuss our lecture number 3.5 of the chapter 3, and our today's topic is the expression for drift velocity. Dear student, हमने पिछले क्लास में drift velocity के बारे में बात की थी कि drift velocity होती क्या है, और उसको समझने के लिए हमने तीन इंपॉर्टेंट फिगर्स को डिस्कस किया था, जिसमें से फर्स्ट फिगर आपका ये है, सेकंड फिगर ये, थर्ड फिगर ये है। ये तीनों फिगर के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी की एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी एवरेज वेलोसिटी है, जब आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उसमें रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या करती है, वहाँ पर मिलती है। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास नेट वेलोसिटी होती है, नेट एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज़ नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से होता है। तो यहाँ पर तीन फिगर को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये हमारे पास सबसे पहला फिगर है, जब इसको हमने केवल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। सो दिस इज़ एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज़ 300 केल्विन। तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर मूविंग रैंडमली in different direction and collide with the other ions and molecules, right? Due to that its net thermal velocity will be zero, right? ये मैंने आपको बताया था। इनकी अपनी इंडिविजुअल, अगर एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी जो कि 10⁵ मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, जिसको हमने पिछले वाले लेक्चर में कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हम सबका नेट वेलोसिटी निकालें, नेट एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो हम देखते हैं उसकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था कुछ वेलोसिटी के साथ, 10⁵ वेलोसिटी के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा था 10⁵ वेलोसिटी के साथ। तो उसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। इस वजह से अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर जो नेट वेलोसिटी होती है, नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, वो ज़ीरो होती है। अब अगर इसी कंडक्टर को आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेंगे, शिफ्ट करने लगेंगे, और जिस वेलोसिटी के साथ वो शिफ्ट करेंगे दैट इज़ नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज़ का अगर एवरेज ले लिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्टिंग का जो एवरेज टाइम है दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, दैट इज़ नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ कर दूँ, तो अगर मैं इनिशियली मान लूँ कि इनिशियली इस तरह से ये मूव कर रहा था और उसकी इनिशियल नेट थर्मल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने लगाने का क्या मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन पे या उस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है या किसी चार्ज पे फोर्स लगता है तो चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है। तो अगर एक्सेलरेट हो रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पर एक जैसा फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन पर एक जैसा एक्सेलरेशन काम करेगा। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v=u+at, ये एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर क्या है, एप्लीकेबल है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो v है, तो u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब v=u+at के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम। यहाँ पर t की जगह पे हम टाउ लिखेंगे। टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम ना, ये एवरेज टाइम है ड्रिफ्टिंग का, राइट। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, राइट। अब इसी की हेल्प लेकर के हम आगे की बातों को डिराइव करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडरेशन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास थर्ड फिगर देखिए, इसमें हमने क्या किया। अब आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L है। इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, इस तरह से जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करा, इलेक्ट्रॉन आपके इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम कर रहा है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, आप जानते हो, F=-QE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने -E लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से F=-E
कैपिटल ई, जहाँ पे ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और यहाँ पर कैपिटल ई क्या है आपका, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप ये तीनों फिगर आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर ये तीनों फिगर आप ड्रॉ कर लें, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो अब इसमें कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो कंसिडरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी एज्यूम, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये इनिशियल वेलोसिटी किस टर्म में हम ले रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी के टर्म में, मतलब हमने इसको अभी पोटेंशियल से नहीं जोड़ा है। तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। आफ्टर दैट u क्या है, इसको थर्मल मान सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि इसको हम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। अब इस कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स होगा F इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई, जिसकी वजह से चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा। इसका मतलब F इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है और वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो दो फार्मूले आपके पास निकल करके आ गए। अब यहाँ से मैं फार्मूले अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला हो जाएगा पोटेंशियल E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर होता है, तो मैंने V लिख लिया और R की जगह में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लेंथ चल करके आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी कितनी डिस्टेंस चल रहा है, L डिस्टेंस चल रहा है। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर होता है, डी आर की जगह पे हमने L लिख लिया। अब इसके बाद आपने कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई क्यू ई, क्यू की जगह पे हमने इस ई रख दिया, स्मॉल ई रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप जानते हो कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, इस वजह से इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्सेलरेट हो रहा है, इस वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, दिस विल बी F इज इक्वल टू एम ए, राइट। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों को बराबर करके A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम ए। ठीक है, तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई अपॉन, इसके ऊपर भी वेक्टर रहेगा, राइट, अपॉन एम ई, जहाँ पे एम ई इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल किया, तो इसके लिए मैंने टाइम T1 ले लिया है, T2 ले लिया है, T3 ले लिया है। ठीक है, ये बात आप समझते रहेंगे, जहाँ पर T1, T2, T3 क्या है, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स में लगने वाला टाइम है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग में लगने वाला टाइम है। तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक क्रिस्टल है, और उस मतलब कंडक्टर का क्रिस्टल है, उसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मिलियन ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, तो V1 इज इक्वल टू, पहले वाली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ ड्रिफ्टिंग। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से मैं जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए भी क्या कर सकता हूँ, इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड के लिए लिखा V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT2, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा V3 इज इक्वल टू U3 प्लस AT3, और इसी तरीके से मैं अगर n टर्म के लिए लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ Vn इज इक्वल टू UN प्लस ATN। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ में आ गई होगी। अब आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, द एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे आप क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। ठीक है, सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्रिफ्टेड अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो मैंने ये एवरेज ले लिया, इसको मैंने VD से रिप्रेजेंट कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD, और यहाँ से मैंने इनको ऐड करके यहाँ पर इसका एवरेज मैंने ले लिया। तो VD इज इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn अपॉन n। ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर वी जस्ट पुट हियर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn अपॉन n। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आपको V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, V3 की वैल्यू पता है, Vn की वैल्यू पता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए, नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए आप, V1 की वैल्यू थी U1 प्लस AT1, V2 की वैल्यू थी U2 प्लस AT2, V3 की वैल्यू थी U3 प्लस AT3। इसी तरीके से n के लिए अगर मैं लिखूँ तो UN प्लस ATN। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने U2 U1 एक साथ ले लिया, ठीक है, और
जो A A को कॉमन लेकर के T को साथ में ले लिया, और इन दोनों क्योंकि n डिनोमिनेटर में है इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये बेसिकली क्या है आपकी थर्मल वेलोसिटी है ना। सभी जब उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, उस टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, जब उसका हमने एवरेज निकाला तो वो एवरेज आया आपका यू थर्मल, और यू थर्मल की वैल्यू आपने क्या कही, 0 कही, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, तो यहाँ से मैंने इसको यू थर्मल इक्वल टू 0, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्टिंग का जो टोटल एवरेज टाइम है, एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसका टाइमिंग T1 है, दूसरा ड्रिफ्ट कर रहा है, तीसरा ड्रिफ्ट कर रहा है, इस तरह से सभी का ड्रिफ्टिंग का जो टोटल एवरेज है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, टाउ लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Vt इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ गया, दैट इज़ v इक्वल टू ए टाउ, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन हो गया। अब अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ, a की वैल्यू कितनी होती है, -e अपॉन एम ई, राइट। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो देखिए आपके पास क्या आ गया, Vd इक्वल टू -e कैपिटल E अपॉन एम इंटू टाउ। तो आप देख रहे हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ड्रिफ्टिंग बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ड्रिफ्टिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और जब वेलोसिटी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी तो जब उसका नेट एवरेज ड्रिफ्टिंग निकालोगे आप, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ड्रिफ्टिंग भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप प्रॉपर वे में एक बार करिए, खुद से समझिए कि कैसे ये आया, इसमें हमने कैसे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, ठीक है, और क्या इफेक्ट आ जाता है, ये थोड़ा सा आप इसको समझिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं रफ कॉपी में, खुद से प्रयास करिए समझने का। आप इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा रिलेशन है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस तरह से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। तो ये दो जो प्रूफ मैंने आपको, एक तो ये वाला प्रूफ हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, और दूसरा आपसे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इन दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आप देखोगे भी कि आगे कितने सारे क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।